हेलो, मेरा नाम कुलदीप है और एग्जाम सेलेक्ट के चैनल पे हम एक सीरीज ला रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज होने वाली है। यह सीरीज फुली हिंदी मीडियम है, यानी कि जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज को देख सकते हैं और ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज हमारी अपडेटेड होने वाली है। यानी कि जो रीसेंट यानी टिल डेट आज तक अगर जो भी चेंजेज आए हैं हमारे मध्य प्रदेश सीरीज में वो आपको सब कुछ इसमें इंक्लूड होंगे। यानी अभी जो हाल ही में हमारे, अगर आपको एग्जाम्पल तौर पे बताएं तो हाल ही में हमारे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे जो हमारा रिसेंटली डेटा अपडेट होता जा रहा है। ये सीरीज आपको 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, मस्ट हो जाती है ये आपको देखना। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये सीरीज आपको कंप्लीट सिलेबस होगा। इस सीरीज में मध्य प्रदेश का कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश को हम चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे और जो वन डे एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम यानी कि जैसे जिसमें केवल एक ही पेपर देना होता है और वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ हम इसमें कंप्लीटली देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को हम एक नज़र में भी देखेंगे और उसको डिटेल में भी देखेंगे। ये सीरीज आपको प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल होगी और मेंस में भी, यानी कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये आपको कंप्लीटली हेल्पफुल होने वाली है। और ये सीरीज आपको मस्ट क्यों है देखना, क्योंकि ये अपडेटेड सीरीज है, यानी कि जो भी आपको डेटा मिलेगा वो बिल्कुल टिल डेट अपडेट रहेगा। आज तक जो भी हमारा बदलाव हुआ है मध्य प्रदेश में वो सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे उससे पहले आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आपको हर एक लेक्चर के नोट्स बनाते चलना है। नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? हमारे जो नोट्स होते हैं वो किसी भी बुक से कम नहीं होते, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं उससे हमें हेल्प होती है रिवीजन करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में। और जब एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास जब कम टाइम होता है तो बेस्ट सोर्स माना जाता है हमारे नोट्स। उससे आप जितने जल्दी आंसर याद या आप रिवीजन कर सकते हैं वो आप यकीन मानिए किसी चीज़ से आप रिवीजन नहीं कर सकते इतने जल्दी जितने जल्दी आप अपने नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। और ये आपको बेहतर तरीके से याद रखने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये आप ही के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, आप ही के ये हैंड राइटिंग है जो कि काफ़ी आपको लर्निंग में भी हेल्प करती है और मेमोराइज करने में भी। यानी कि आपको अगर आंखें बंद भी करेंगे तो आपको याद आएंगी कि आपने किस तरीके से लिखा था, कहाँ पे किस पेज पे क्या लिखा है। तो ये नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। खुद के नोट्स बेस्ट होते हैं दुनिया में, कोई बुक आपको इतने बेहतर तरीके से नहीं समझा सकती जो आपके नोट्स समझा सकते हैं। तो आपको नोट्स मेक श्योर कि बनाते ही चलना है और आपको लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखना है। यानी कि आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड देखेंगे और उसके बाद थर्ड देखेंगे। तो लेक्चर्स को हमें सीरियल वाइज देखना है। जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करेंगे इस चैप्टर वाइज भी। और जैसे कि हमारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज तो हम करेंगे ही, और हम वन लाइनर के लिए यानी कि वन डे एग्जाम्स के लिए हम एक जो डिटेल में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को, उसमें हम मध्य प्रदेश को एक अलग नज़र में भी पढ़ेंगे। यानी कि हम मिसलेनियस भी पढ़ेंगे साथ में और हम सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ते चलेंगे। इसमें हम हर लेक्चर के लास्ट में हम एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनका हम रिवीजन भी करते चलेंगे। उनको होमवर्क के तौर पे आप समझ सकते हैं, हम होमवर्क के तौर पर क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें घर बैठे सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज आपको मस्ट हो जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इस सीरीज को देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू करें, और अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप फीडबैक दें, हमें बताएं, सुझाव दें, हम उन सुझावों को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। और अगर आपको लेक्चर्स के एंड में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये सीरीज आपको मस्ट हो जाती है देखना, इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दिस सीरीज
to every student who is preparing for any examination that is being held in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज मस्ट हो जाती है देखना। अब देख लेते हैं आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा ये पैटर्न होने वाला है। तो मध्य प्रदेश के आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देखेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था, फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो राजकीय सिंबल हैं उनके बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मैप का एक ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जो नई नियुक्ति हुई है मिनिस्टर्स की, जो भी हमारे अध्यक्ष हैं समितियों के, कमीशन आयोग के, उनके बारे में हम उन सब कुछ डिटेल कवर करेंगे। तो ये सीरीज आपकी फुली डिटेल्ड होने वाली है, यानी कि आपको सब कुछ डिटेल्ड में मिलेगा इसमें। और इस सीरीज को बनाने का एक ही मेरा कारण है क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, कंप्लीट आपका डेटा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको तीन बुक से इसको, और 1 सोर्स हमने 4 सोर्स हमने लिए हुए हैं, 3 बुक्स ली हैं और एक हमारा वेब हो जाता है, यानी कि 3 बुक्स और इंटरनेट के दोनों को मिला करके हमने डेटा निकाला हुआ है। तो ये सीरीज आपको मस्ट हो जाती है, आपको इसे देखना है। तो चलिए, अगर आप अभी तक बने हैं हमारे साथ तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश को एक नज़र में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय अगर आप सभी को आता ही होगा, अगर आपको आता है तो आप पैनिक ना करें, ये बेसिक से 0 से हीरो की सीरीज है, यानी कि आपको 0 से हीरो तक ले जाएगी। यानी कि आपको ये नहीं है कि आपको अगर आता है तो हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, ये सबके लिए है। तो ये शुरू से ही हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। तो ये सीरीज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, जिसमें कि हमें जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो सामान्य परिचय है वो ले लेते हैं, ओवरव्यू, यानी कि फिर उसके बाद हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे और धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है कि ये सारी चीज़ें तो हमें आती हैं, ये इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं। सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, जो भी नया स्टूडेंट होता है उनके लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आपको आता है बहुत अच्छा है, अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, आप रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधानी क्या है हमारे मध्य प्रदेश की? राजधानी क्या है, कहाँ पे है ये है भोपाल। तो ये आपको याद रखना है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 1 नवंबर को? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। याद रखिए, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी हमारा डेटा होगा अगर वो रिलेटेबल होगा तो हम रिलेट करके पढ़ेंगे, आराम से सुकून से पढ़ेंगे। याद रखिए, आपको पेन पेपर हाथ में लेके रखना है और नोट्स बनाते चलना है, तो आपको रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारा गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए 1 नवंबर को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? यानी कि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसका विभाजन किया गया था, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ राज्य बना था मध्य प्रदेश से टूटकर। वह कब बना था? यह बना था 1 नवंबर 2000 को। याद रखना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, जिससे कि छत्तीसगढ़ का एक अलग विभाजन किया गया था मध्य प्रदेश से, जो कि छत्तीसगढ़ एक राज्य बना था। तो ये आपको याद रखना है, विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को।
मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, यानी कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? यह दी थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, तो यह दी थी पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे मध्य प्रदेश के कई अन्य नाम भी हैं, ये इसकी विशेषताओं के लिए दिए गए हैं, यानी कि इनमें खूबी है। मध्य प्रदेश में खूबियों की वजह से यहाँ इसको कई सारे नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि अधिकतर होती हैं और मात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, उसके बीचों बीच जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। अब अगर देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश हमारा लाई करता है, यानी कि वहाँ पर बीचों बीच होता है, तो उसे हम एक हृदय प्रदेश की संज्ञा देते हैं, यानी कि देश का दिल। तो हृदय प्रदेश की संज्ञा इसीलिए दी जाती है। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यह क्यों कहा जाता है? नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है। या ध्यान से सुनिएगा वर्ड उद्गम, यानी कि ओरिजिन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बनती हैं, वहाँ से उद्गम होता है उनका। मध्य देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता है, यानी कि वहाँ से गुजरती हैं दूसरे अन्य राज्यों से, लेकिन सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए नदियों का मायका कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। सोया राज्य यानी कि सोयाबीन, इसका मतलब सोयाबीन है, सोया राज्य। क्यों कहा जाता है सोया राज्य, बताइए, पता है कि? चलो बताते हैं। सोया राज्य कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर सोयाबीन का कहीं होता है तो वो होता है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा तो ये इसे एक स्पेशलिटी हो गई। हाँ, एक स्पेशलिटी अगर आप वर्ड देना चाहें तो एक स्पेशलिटी हो गई, यानी कि किसी चीज़ में निपुण होना। हाँ, ये वर्ड सही रहेगा। निपुण है हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन प्रोडक्शन में, यानी कि सोयाबीन की फसल को उगाने में। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश को दूसरा एक नाम दिया गया है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट क्यों दिया गया है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम एक रफ मैप लेके चलें, अगर एक रफ मैप लेते हैं तो मान लीजिए ये आपको केवल समझाने के लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा श्योपुर है, यहाँ पे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं था कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, यानी कि अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य को बदलकर राष्ट्रीय उद्यान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं? अगर आपको ये पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगले लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान उसमें से एक है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। यहाँ पे शेरों को सुरक्षित रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे टाइगर चीताओं को सुरक्षित रखा गया है। टाइगर यानी होता है चीता,
तो उन्हें सुरक्षित रखा गया है। जो कि हमारे देश में सबसे अधिक चीते पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये कहाँ से लाए गए थे? ये लाए गए थे गुजरात से। गुजरात में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका आप अगर आपको नाम पता हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा उसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है, श्योपुर में है। और इसमें यहाँ पे शेरों हमारे टाइगर्स को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर्स की सबसे ज़्यादा संख्या हो जाती है। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड आते हैं अगले नाम पे, जो है हमारा लेपर्ड स्टेट। लेपर्ड स्टेट यानी कि जो हमारे तेंदुए होते हैं, लेपर्ड यानी तेंदुआ, तेंदुआ स्टेट भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाने लगा है। ये क्यों कहा जाने लगा है? क्योंकि हाल ही में हमने कहा था आपको, ये अपडेटेड सीरीज है हमारी, ये मध्य प्रदेश की अपडेटेड सीरीज है। और ये लेपर्ड स्टेट अभी हाल ही में हमारा मध्य प्रदेश बना है, यानी कि जो कुछ ही 10-12 दिन हुए होंगे जब से हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अब लेपर्ड के, तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है। सबसे ज़्यादा तेंदुए अब हमारे मध्य प्रदेश में हो गए हैं पूरे देश में अगर देखे जाएं तो। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को अब लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। तो ये हमने ये देखे। अब देख लेते हैं राजकीय जो हमारे चिन्ह हैं वो क्या क्या हैं। राजकीय हमारा फूल क्या है? यह है सफ़ेद लिली, यानी कि वाइट लिली। सफ़ेद लिली हमारा राजकीय फूल है। पशु क्या है हमारा राजकीय? पशु है हमारा राजकीय बारहसिंघा, यानी कि स्वैम्प डियर। अगर आप इंग्लिश में बोलें तो स्वैम्प डियर और हिंदी में बोलें तो बारहसिंघा। बारहसिंघा क्यों कहा जाता है बारहसिंघा को? क्योंकि इसके 12 सींग होते हैं। 12 सींग होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होता है देखने में। आप गूगल करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा बारहसिंघा। पक्षी कौन सा है हमारा राजकीय? राजकीय पक्षी है हमारा दूधराज और शाही बुलबुल। दोनों एक ही पक्षी के नाम हैं, तो दूधराज भी बोल सकते हैं आप और शाही बुलबुल भी। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर इंग्लिश में हो जाता है, दूधराज और शाही बुलबुल हिंदी में। पेड़ कौन सा है हमारा राजकीय? पेड़ कौन सा है? राजकीय पेड़ है हमारा बरगद का पेड़, यानी कि बट वृक्ष। बट वृक्ष हमारा राजकीय पेड़ है। मछली कौन सी है हमारी राजकीय? मछली है हमारी महासीर मछली, ये आपको याद रखना है। नृत्य कौन सा है हमारा मध्य प्रदेश का? नृत्य और नाट्य में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। नृत्य होता है राई। राई जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपने नाम सुना हो करीला, करीला की राई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपने सिंगर का नाम सुना हो तो देशराज पटेल, अगर आपने नाम सुना हो तो अच्छा है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। देशराज पटेल राई के काफ़ी बड़े बहुत प्रसिद्ध गायक थे। तो ये राई हमारा राजकीय नृत्य है, राई। राजकीय नाट्य कौन सा है हमारा? राजकीय नाट्य है हमारा माच। नाट्य क्या होता है? ड्रामा। ड्रामा से आप क्या समझे? जो थिएटर में अभी आप देखते होंगे, अगर आपके शहर में है तो आप देखते होंगे कि जो ड्रामा होते हैं, जो थिएटर होता है जिसमें कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, जो लाइव होता है। ड्रामा हमेशा लाइव होता है। ये कोई भी आप अगर थिएटर देखेंगे, बहुत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत आयोजन करवाया जाता है नाट्य का। तो ये आप देख सकते हैं अगर आपके आसपास होते हैं। तो ये नाट्य होता है हमारा, यानी कि नाटक होता है हमारा राजकीय माच। फसल कौन सी है हमारी राजकीय? राजकीय फसल है हमारी सोयाबीन। याद रखना है आपको, हमारी राजकीय फसल है सोयाबीन। भाषा कौन सी है हमारी? राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? यह है हिंदी। याद रखना है आपको, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। खेल कौन सा है हमारा मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यह है मलखम। अब मलखम अगर आपने देखा हो तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक पोल होता है, यानी कि एक लकड़ी मान सकते हैं आप, जो कि गड़ी हुई होती है ज़मीन में, और यहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो
कलाकृति दिखाते हैं। इस पे योगा भी होता है और इस पे काफ़ी ज़्यादा स्टंट भी होते हैं। तो ये आप अगर पोल मानते हैं तो यहाँ पे कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं, जो स्टंट भी करते हैं और योग भी करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? मलखम। राष्ट्रीय गान क्या है? सॉरी, राजकीय, राजकीय याद रखिएगा, राजकीय यानी कि हमारा मध्य प्रदेश के राजकीय गान कौन सा है? हमारा राजकीय गान है हमारा मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। और आपको अगर याद हो तो आप आगे गा सकते हैं। मेरा मध्य प्रदेश हमारा राजकीय गान है, जो कि लिखा गया था हमारे श्री महेश श्रीवास्तव द्वारा। जो महेश श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा इस गान को लिखा गया है। ये आपको नाम याद रखना है, महेश श्रीवास्तव। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको आंसर सही करना है। तो ये देखा अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में। आगे देखते हैं हम जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वो कितना फैला हुआ है, एरिया वगैरह जो भी हम आगे देखेंगे। चलिए तो चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार है वो कितना फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का विस्तार देख लेते हैं और एक मध्य प्रदेश के मैप का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखनी है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, कितना फैला हुआ है मध्य प्रदेश हमारा। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर, यानी कि 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे भारत देश का 9.38% हिस्सा है। 9.38% हिस्सा है। ये वनडे में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि मध्य प्रदेश भारत का कितना हिस्सा कवर करता है। तो यह करता है 9.38 9.38% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कवर्स इंडिया। एंड विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का विस्तार यानी जो फैला हुआ है एक कोने से दूसरे कोने तक, तो यह कितना है? 870 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम। जो मध्य प्रदेश अगर आप मैप में समझते हैं तो जो ईस्ट है हमारा, ये यहाँ पे ईस्ट होता है हमारा, और ये होगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ तक जो हमारा मध्य प्रदेश एरिया कवर करता है वह है 870 किलोमीटर। याद रखना आप, 870 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण को कवर करता है कितना? 605 किलोमीटर। याद रखना आप, पूरब से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम्स में पूछने को मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे ये वनडे एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि जो अक्षांश देशांतर हैं वो क्या है मध्य प्रदेश के, उनकी कितनी जो हमारी रैंक जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो अक्षांश देशांतर क्या है? अक्षांश देशांतर होते कैसे हैं पहले आप ये समझिए। ये आपको वैसे तो ज्योग्राफी का ये सब हो जाता है टॉपिक्स, लेकिन आपको एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में जो ये लाइनें आप देखेंगे ये एंगल बताती हैं, एंगल शो करती हैं, और ऐसे में भी करती हैं, दोनों तरीके से एंगल शो करती हैं। अब आपको इसमें पता करना होता है नॉर्थ कौन सा होता है और ईस्ट कौन सा होता है। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पूरा ही नॉर्थ में लाई करता है और पूरा ही ईस्ट में लाई करता है। याद रखिए आपको, इसमें नॉर्थ साउथ तो होता है, लेकिन जो हमारा भारत देश है वो नॉर्थ में ही लाई करता है, यानी कि साउथ में लाई ही नहीं करता। हमारा भारत नॉर्थ में लाई करता है और ईस्ट में लाई करता है, यानी कि आपको यहाँ भी नॉर्थ मिलेगा। अगर इंडिया का मैप देखा जाए, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप से समझें तो यहाँ भी नॉर्थ मिलेगा,
और यहाँ भी नॉर्थ मिलेगा, यहाँ भी ईस्ट मिलेगा और यहाँ भी ईस्ट मिलेगा। आप सोचेंगे यहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पूरे अगर ग्लोब में देखा जाए तो हमारा इंडिया यहाँ पे लाई करता है, जो कि ये आप ये समझिए कि ये जो लाइन है ये दो हिस्सों में बांट रही है और ये लाइन, तो ये लाइन अब दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर रही। तो यहाँ पे आप कौन सा एरिया चल रहा है, ये वाला एरिया कौन सा है, अगर आपको समझाएं ऐसे कि ये वाला एरिया कौन सा, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये कौन सा हो गया, ईस्ट यानी कि पूरब, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये वाला। तो हमारा देश यहाँ पे लाई करता है, यहाँ ये पॉइंट आप मान लीजिए, हमारा देश यहाँ पे लाई करता है और इसमें बीचों बीच है मध्य प्रदेश, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये भी हमारा रहेगा नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ में ही हैं, ऊपर ही हैं और हम इसी साइड हैं, राइट हैंड साइड हैं, तो हमारा यहाँ पे भी ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी ईस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो अक्षांशर देशांतर है वो नॉर्थ और ईस्ट में ही क्यों है। तो अक्षांशर देशांतर हमारे क्या हैं, आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो हम ज्योग्राफी में से कवर कर लेंगे। अक्षांशर हमारे क्या हैं, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी कि हमारे जो 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हमारा अक्षांशर हो गया। देशांतर हमारा क्या होगा, ये यहाँ से आप मान लीजिए, तो ये होगा हमारा 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू, यहाँ पे आप देखें 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे अक्षांशर और देशांतर कैसे वो देखे जाते हैं और हमारे जो अक्षांशर देशांतर हैं वो नॉर्थ और ईस्ट ही क्यों हैं। तो ये आपको याद रखने हैं अक्षांशर और देशांतर। जो निकटवर्ती हमारे राज्य हैं मध्य प्रदेश के निकटवर्ती, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्य प्रदेश है हमारा, वो किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारा मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यह करता है उत्तर प्रदेश से, जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ेगा, आपको यूपी पड़ेगा, फिर करेगा छत्तीसगढ़, जो कि आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ मिलेगा इस एरिए में, यहाँ पे मिलेगा आपको महाराष्ट्र, जो कि साउथ में लाई करता है, यहाँ मिलेगा आपको गुजरात, कुछ थोड़ा सा ऊपर का एरिया आप लीजिए, यहाँ पे ये मिलेगा आपको गुजरात, और यहाँ आपको मिलेगा राजस्थान। तो ये हमारे 5 जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। इसके बारे में हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को टच करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। कर्क रेखा हमारी किन जिलों से निकलती है, कितने जिले हैं ऐसे हैं हमारे 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा निकलती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। अब आपको थोड़ी एडिशनल अगर मैं बात बताऊं तो वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिनसे कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। वर्ल्ड में ऐसी 18 देश हैं, 18 कंट्रीज हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। इंडिया में ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, 8 स्टेट्स। इंडिया में 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, यानी कि 18 कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड देयर आर 8 स्टेट्स इन द इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। सो वर्ल्ड में हो जाते हैं 18 कंट्री, इंडिया में हो जाते हैं 18 राज्य, और हमारे मध्य प्रदेश में हो जाते हैं 14 जिले जिनसे कर्क रेखा पास करती है। अब कर्क रेखा कुछ यहाँ से पास करती है, तो अब आप
अगर आपको उन जिलों के नाम याद रखना हो कि किन किन जिलों से हमारी कर्क रेखा पास करती है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर आप डायरेक्टली उसे उन जिलों को नाम याद कर सकते हैं जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, यानी कि कर्क रेखा पास करती है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं और आपको अगर कोई ट्रिक चाहिए हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ट्रिक है रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रउगा राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, यानी कि रा से आ जाता है आपका रतलाम, ऊ से आ जाता है उज्जैन, आ से आ जाता है आपका आगर मालवा, रा से आ जाता है आपका राजगढ़, सी से आ जाता है आपका सीहोर, भा से आ जाता है भोपाल, वा से आ जाता है विदिशा, रा से आ जाता है रायसेन, सा से आ जाता है सागर, दम से आ जाता है दमोह, जब से आ जाता है जबलपुर, कटनी ये पूरा ही आ जाता है कटनी, उमरा से आ जाता है उमरिया, और सा से आ जाता है आपका शहडोल। तो ये आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, यानी कि रतलाम उज्जैन आगर मालवा राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन सागर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया एंड शहडोल। तो ये आपको कर्क रेखा 14 जिलों से पास करती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके इस लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे नियुक्त किए गए हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके बारे में कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हमने जो भी कंप्लीट किया है ये आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको फट से आंसर कर देना है, यानी कि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे तो आप उन बाकी सभी क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है और हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम श्योरली उसका आंसर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक आप थंब जरूर बताइएगा, थंब जरूर भेजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपका रिस्पांस क्या है। और अगर आप फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं, हम उस पर पूरा काम करेंगे, पूरी तरह से उसे स्वीकारेंगे और जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उस तरह से लेक्चर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर liking this video, so thank you for watching this. Have a good day.